सभी का एक बार फिर से उम्मीद करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम का डेट आ चुका है जो कि 15 दिसंबर से होना है। तो मैं एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें हम क्या करेंगे कि जो एनटीपीसी 2016 हुआ था उसके सीबीटी 1 में जो क्वेश्चंस आए हुए थे, तो उसमें से मैंने सारे मैथ्स के क्वेश्चन सोचा है कि सारे मैथ्स के जो क्वेश्चन आए हुए थे सीबीटी 1 में 2016 के एनटीपीसी एग्ज़ाम के, उनको मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा और लगभग मैं 10 से 15 वीडियो के अंदर पूरा का पूरा मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, और उसके बाद जो भी रिक्वायरमेंट होगी क्लासेस की तो मैं एक्स्ट्रा वीडियोस बना दिया करूंगा एक मतलब पर्टिकुलर टॉपिक्स पे। ठीक है, आप एक बार जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लेंगे, अच्छे से क्वेश्चंस का लेवल देख लेंगे, तो समझ में आ जाएगा कि कैसे कितने आसान या फिर कितने हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने ऑलरेडी जो स्ट्रेटजी वीडियो है मैथ्स का उसमें मैंने बताया हुआ है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, और जब आप यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिर आप वो भी देख लेंगे कि कैसे मतलब मेरी स्ट्रेटजी एकदम फिट बैठती है कि हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हाँ ठीक है, एक या दो क्वेश्चन हार्ड आ जाएंगे, लेकिन एक चीज़ बताओ, अगर 30 में से 28 क्वेश्चन ईजी आ रहे हैं और दो क्वेश्चन हार्ड आ रहे हैं तो पेपर ओवरऑल क्या हुआ, इजी ही हुआ ना भाई। एक दो क्वेश्चन तो हार्ड आएंगे ही आएंगे, ठीक है, तो उनको आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए। लेकिन उसे स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, और जो भी आपके सजेशन होंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें बोला है दो रेखाओं के समीकरण y = x+22 और y = 2x+10, तो y का मान बताना है। यानी दो इक्वेशन दिए हुए हैं हमको, पहला इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है, तो y की वैल्यू हमको बतानी है। अब अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, हमको क्या निकालना है, y ही निकालना है। और यहाँ पे 2x है, तो अगर ये वाले इक्वेशन को हम क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 2y = 2x + 44 होगा, बिल्कुल होगा। और यहाँ पे फिर y = 2x + 10 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। ठीक है, अब अगर यहाँ से मैं इसको माइनस कर देता हूँ तो यहाँ y = 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 4 और 4 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा, 3, तो y = क्या आ जाएगा, 34, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आपने देख लिया कितना हलवा क्वेश्चन था, तो y = 34। आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसको करने के दो तरीके हैं, दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा। देखिए, बोला है कि ए और बी एक साथ किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, और अकेला ए उस काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी उस काम को कितने दिनों में करेगा। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, आप सबको आ रहा होगा। देखिए मैं दोनों तरीका बताता हूँ करने का, ए और बी, और यहाँ पे ए हो गया, तो ए उस काम को कितने दिनों में करता है, 12 दिनों में करता है। बी उसका ए और बी उस काम को 6 दिनों में करते हैं। तो आपको सबको पता है कि एलसीएम लेते हैं, अगर नहीं पता है तो मेरा टाइम एंड वर्क के प्लेलिस्ट में जा करके वीडियो आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। ठीक है, तो इन 6 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 6 दूनी का 12 और 12 एकम 12, यानी ए बी की एफिशिएंसी 2 आ गई और ए की एफिशिएंसी क्या आ गई, 1 आ गई। और अगर ए की एफिशिएंसी यानी क्षमता 1 आ गया तो बी की एफिशिएंसी क्या होगी, अगर ए बी की 2 है और ए की 1 है तो बी की एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी, ओवरऑल 1 हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि जितने दिन में ए काम को कंप्लीट करेगा बी भी उस काम को उतने दिन में ही पूरा करेगा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि बी का भी जो टाइम होगा वह कितना होगा, 12 दिन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैं अब दूसरा मेथड बताता हूँ उसको करने का। देखो, जब भी दिया हो कि ए और बी मिलकर किसी काम को x दिनों में कर रहे हैं और ए उस काम को y दिनों में या फिर बी उस काम को y दिनों में करता है, तो ए का काम बताइए या बी का काम बताइए। तो क्या करते हैं उसमें, तो उस केस में हम क्या करते हैं, xy/x-y, ठीक है, = क्या होगा, तो ए बी उस काम को 6 दिनों में करते हैं, बी उस काम को 12 दिनों में, ए उस काम को 12 दिनों में करता है, और बी का काम हमको निकालना है। तो यहाँ पे x-y करेंगे, मतलब 12 - 6 कर देंगे, ये 6 हो जाएगा। 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब कि बी का जो टाइम आया कितना आ गया, 12 दिन आ गया। तो फार्मूला प्रेमियों के लिए ये फार्मूला हो गया। ठीक है, तो आप इस फार्मूले से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
देख रहे हैं क्वेश्चन का लेवल कितना आसान आसान पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक आदमी की न्यूनतम गति धारा की दिशा में 21 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब कि धारा न्यूनतम गति धारा की दिशा में, मतलब क्या, डाउन स्ट्रीम। आप सबको पता होगा डाउन स्ट्रीम होता है और अप स्ट्रीम होता है। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है कि हम जो स्ट्रीम जाती है यानी कि जो धारा बहती है उसके डायरेक्शन में चलते हैं, और उसमें जो इंसान है या फिर जो बोट है उसका स्पीड प्लस स्ट्रीम यानी कि जो धारा है उसका स्पीड, दोनों को जोड़ देते हैं। और डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम में क्या होता है कि जो धारा बह रही है, नदी जो बह रही है उसके ऑपोजिट यानी उसके उल्टा आप चलते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि नदी दक्षिण दिशा में बह रही है तो आप किधर जाते हैं, आप उत्तर दिशा में जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ तक समझ में आ गया ना। तो इसमें क्या करते हैं कि बोट का स्पीड माइनस जो धारा की स्पीड है उसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। क्वेश्चन क्या है कि उसकी न्यूनतम गति धारा की दिशा में कितनी है, 21, यानी कि u प्लस वी इज इक्वल टू 21 दिया हुआ है, और धारा की गति यानी कि v की वैल्यू दी हुई है कितनी, 4। तो v की वैल्यू अगर 4 है तो u प्लस 4 इज इक्वल टू 21। ठीक है, यहाँ से u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 17। 21 में से 4 माइनस होगा 17 आ जाएगा। और अगर u की वैल्यू यानी u का मान जो है अगर 17 आ गया तो हमको धारा के विपरीत दिशा में निकालना है कि उसका स्पीड कितना होगा। तो अभी मैंने बताया कि जो अप स्ट्रीम स्पीड होता है वह क्या होता है, धारा की दिशा यानी स्ट्रीम का डायरेक्शन माइनस जो बोट का डायरेक्शन है उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, यानी कि दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, यानी u माइनस वी कर देंगे। तो u माइनस वी इज इक्वल टू 17 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13। 17 में से 4 माइनस को कितना होगा, 13 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 13 किलोमीटर प्रति घंटा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं अब। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। देखो बोला है कि एक कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उसमें बताना है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी कि अवरोही क्रम में। मतलब क्या कि घटते हुए क्रम में लिखना है, यानी सबसे बड़ा जो होगा उसको सबसे पहले, उससे छोटा होगा उसको उसके बाद में, और जो सबसे छोटा होगा उसको सबसे लास्ट में लिखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम इन चारों नंबर्स को देखें, ठीक है, इन चारों नंबर्स को देखें तो इनके सबके लास्ट में क्या है, 2 3 4 5 और 2 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इनका जो डिनोमिनेटर यानी कि जो हर है उसका एलसीएम ले लेंगे। 3 4 5 2 का एलसीएम अगर लेंगे तो वह होता है 60। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इन सब को 60 बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2/3 लिखा, यहाँ 3/4 लिखा, यहाँ 4/5 लिखा, और यहाँ 1/2 लिखा। अब इसके हर में 60 बनाने के लिए इसको 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे, तो ऊपर से 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा 40/60। अगर इसको 60 बनाना है तो 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर हो जाएगा 45/60। ठीक है, और अगर इसको 60 बनाना है नीचे तो क्या करना पड़ेगा, 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 60 इंटू और ऊपर क्या हो जाएगा 48। ठीक है, और इसको अगर करना होगा तो 30 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 30/60। अब आप ध्यान से देख लेंगे कि सबका हर जो है बराबर हो गया, तो इसमें जो सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा हो जाएगा और जो सबसे छोटा है वो सबसे छोटा हो जाएगा। मतलब क्या कि सबसे बड़ा इसमें कौन है, तो 4/5, सबसे बड़ा 4 और 5, यानी कि ये ऑप्शन कट हो गया, ये ऑप्शन कट हो गया। ठीक है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब 4/5 आ गया, यानी कि 48/60 है, तो 4/5 सबसे पहले आएगा। उसके बाद सेकंड नंबर जो आएगा वो आएगा 45/60। मतलब क्या कि 3/4। तो ये ऑप्शन भी कट हो गया, यानी कि अब आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है, आप ऑप्शन देख के भी टिक मार सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा ये है कि 3 बाढ़ग्रस्त राज्यों ए, बी तथा सी को 376 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता क्रमशः 1/3 इस टू 1/4 इस टू 1/5 के अनुपात में दी जाती है, तो सी को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी पूछा जा रहा है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे हम क्या करते हैं। देखो सबसे पहले क्या होगा ना कि ए, बी, सी है, इसको 376 करोड़ रुपए मतलब मिलते हैं तीनों को कुल मिला करके। ठीक है, तो यहाँ पे 1/3, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1/5, इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम लेंगे अगर 3 4 5 का, तो क्या हो जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, इनका एलसीएम 60 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस 60 को ऊपर क्या करेंगे, तीनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बनेगा 20 = 15 = 12।
क्लियर है यहाँ तक भाई? 60 से अगर मैं यहाँ 60 लिख दूंगा, यहाँ 60 लिख दूंगा और यहाँ 60 लिख दूंगा और इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा ना, यही आएगा। ठीक है, तो 12, 15 एंड 12 आ जाए, 20, 15 एंड 12 इसका रेशियो आ जाएगा। 20, 15 एंड 12, 20:15:12 इतना आया। तो अब 20, 10, 30, 10, 40 और 7, 47 यानी 47 आ गया इनका सम। और ये 47 की वैल्यू जो है बराबर है किसके? 376 के। अगर इसको आपको सीखना है तो मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बहुत अच्छे से समझाया मैं कॉन्सेप्ट अपने वीडियो में, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में जा करके। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे? तो आप इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो क्या आ जाएगा? 376 यानी 1 यूनिट इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 8 आ गई, हमसे पूछा गया है कि सी को कितनी राशि प्राप्त होगी। तो सी को कितनी राशि प्राप्त होगी? तो 8 इंटू 12 यानी 12/96, 96 करोड़ रुपए जो है सी को प्राप्त होगा। अगर पूछता बी को कितनी राशि प्राप्त होगी तो 15 इंटू 8 कर देते यानी 120 करोड़ रुपए। और अगर ए को पूछता तो 20 इंटू 8 यानी 160 करोड़ रुपए जो है सी को, ए को प्राप्त होता। तो ए बी सी जो भी पूछा आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बोला है कि 12% की दर से साधारण ब्याज प्रत्येक 6 महीने के अंत में मूलधन में जोड़ी जाती है। क्या आप बोल रहे हैं? ये बोलना ये चाह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट पे देखो 12% का रेट है पर एनम, और क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है। और हर 6 महीने के बाद जो है ना, जो इंटरेस्ट आता है उसको जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है यानी मूलधन होता है उसमें जोड़ दिया जाता है। ठीक है, मूलधन क्या होता है? जिस पे ब्याज लगता है, तो मूलधन में उसको जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो एक साल में जो ओवरऑल ब्याज का रेट आएगा वह क्या आएगा? देखते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये भी, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो हम ले लेते हैं कि 100 रुपये है। ठीक है, टोटल जो है 100 रुपये है, उसी पे ब्याज लगता है। 12% का रेट जो है एक साल के लिए है। तो अगर 12% का एक साल के मानी पर एनम के लिए है, अगर मैं उसको 6 महीने पे निकालूं तो क्या हो जाएगा? 6% का रेट हो जाता है। ठीक है, 6% का रेट हो जाता है। तो 100 रुपये पे 6% के रेट से जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वह क्या हो जाएगा? 6%। 100 रुपये पे 6% का हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब कि ये 100 रुपये कितना हो जाएगा? 106 रुपये हो जाएगा 6 महीने के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे इस पे फिर 6% लगेगा। तो 106 का 6% कितना होगा? आराम से निकाल सकते हैं। देखो 10% होगा 1.06। ठीक है, 1% होगा 1.06। ठीक है, 10.6 जो है 10% और 1% होगा 1.06। तो 1.06 इंटू अगर 6 कर देंगे यानी कि 6 6 36 और 6 कम 6। ठीक है, तो 6.36 जो होगा इस पे इंटरेस्ट मिलेगा। यानी यहाँ पे 106 प्लस 6.36 सम कर देंगे यानी कि 112.36। ठीक है, तो 112.36 साल के एंड में मिलेगा। अब पूछा हमसे ये है कि ब्याज की वार्षिक प्रभावी दर क्या होगी। तो ब्याज की वार्षिक प्रभावी दर अगर हमको निकालना है तो यहाँ से हम देखेंगे कि कितना चेंज आया है। ठीक है, तो यहाँ पे था 100 और यहाँ पे हो गया है 112.36, मतलब कि 12.36 का जो है चेंज आया है। और 100 पे आया है, मतलब कि ऑटोमेटिक क्या है? परसेंटेज है। यानी कि 12.36% इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। 12.36 इसका आंसर होगा। आई होप समझ में आया होगा आपको। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो ये क्वेश्चन ऐसा है ना कि आपको इसको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं, और मैं भी सॉल्व नहीं करूँगा। मैं आपको सिर्फ बताऊँगा कैसे आंसर निकालते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट आएंगे। ठीक है, 2 रूट सब में दिया हुआ है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अगर प्लस का साइन दिया है और यहाँ पे भी प्लस का साइन है, मतलब ये कि जो रूट्स होंगे ना वह हमेशा क्या होंगे? माइनस में होंगे। दोनों रूट्स माइनस में होंगे। इसके दोनों मूल जो होंगे वह क्या होंगे? नेगेटिव में आएंगे। और ऑप्शन अगर हम चेक करें तो इसमें नहीं है दोनों, इसमें भी एक ही है, इसमें तो एक भी नहीं है। तीनों ऑप्शन कट हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन आप बोलेंगे कि आपको ये हजम नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। देखो कैसे होगा? x² प्लस 8x प्लस 9x प्लस 72 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर यहाँ पे मैं x कॉमन ले लूँगा तो क्या हो जाएगा? x प्लस 8, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई होप सबको आता होगा करने। और यहाँ से मैं 9 ले लूँगा तो x प्लस 8 यहाँ भी आ जाएगा। और फिर यहाँ पे कॉमन लेकर के करेंगे तो x इज इक्वल टू -8 आ जाएगा।
और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -9। तो -8 और -9 एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये क्वेश्चन 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा कि भाई दोनों माइनस में आएंगे, ऑप्शन सब दिया हुआ है क्या क्या, तो ऑप्शन नंबर सी ही एक ऐसा ऑप्शन दिखा जिसमें दोनों माइनस में है, तो आप ऑप्शन नंबर सी पर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन भी है, ऑप्शन भी है, ठीक है, ये मेरे बनाए हुए ऑप्शन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। 3 जीन्स पतलून 1000 रुपये में बेची गई, इसमें से सेल में छूट के अनुसार एक पतलून मुफ्त में दे दी गई, तो छूट का कुल परसेंटेज बताना है कि कितना होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो 3 जीन्स की पतलून है, 1000 रुपये में बेची गई। 3 जीन्स की पतलून 1000 में बेची गई, यानी कि एक जीन्स की पतलून कितने की हो जाएगी, 1000/3 की हो जाएगी। और टोटल कितना दिया गया, 4 पतलून, एक पतलून उसको छूट में दे दिया गया, यानी 4 पतलून इतने में दिया गया। 4 पतलून अगर 1000 में दिया गया तो 4 पतलून का रेट एक का अगर इतना आएगा तो 4 का कितना हो जाएगा, तो 4 का इंटू 4 कर देंगे, यानी कि 4000/3 हो जाएगा। ये क्या होगा, ये मार्क प्राइस होगा, क्योंकि छूट हमको निकालना है और छूट हमेशा किस पे निकलती है, मार्क प्राइस पे निकलती है। ठीक है, तो 4000/3 हो गया। अब हमसे क्या बोल रहा है, अब हमसे बोल रहा है ये कि 1000 रुपये में इसको बेचा गया, तो मार्क प्राइस पे जो छूट मिलता है वही क्या होता है, सेलिंग प्राइस हो जाता है। छूट देने के बाद जो आता है वही सेलिंग प्राइस हो जाता है। तो 4000/3 -1000 ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। अपॉन में क्या करेंगे, तो अपॉन में करेंगे 1000। ये क्या, देखो ये मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस का डिफरेंस हो गया और ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, अब फिर इतना करने के बाद इनटू अगर मैं यहाँ 100 कर दूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, 4000 - 3000 बराबर क्या हो जाएगा, 1000। ठीक है, तो 1000/3 इंटू 1000 गुणे 100, 1000 से 1000 कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्टीमेटली बचेगा क्या यहाँ पे, 100/3, मतलब कि 33.33%। आप इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 33.33%। सिंपली क्या करना है, आपको एक का मार्क प्राइस निकालना है, फिर 4 का मार्क प्राइस निकाल दिया, ये इतना आ गया 4000/3, और फिर उसमें से आपने सेलिंग प्राइस माइनस कर दिया और बटे जो वो आपका जो है मतलब जो डिस्काउंट देने के बाद जो अमाउंट बना हुआ हुआ, अपॉन जो टोटल जो सेलिंग प्राइस है उससे डिवाइड करके 100 कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, परसेंटेज मैंने बताया हुआ है, ये सब चीज़ें भी आप देख सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए मैंने जब स्ट्रेटेजी वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने आपको बोला था कि आपको स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ना है। ठीक है, उससे भी 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको स्टैटिस्टिक्स का दिख गया, अब इसमें आपको अगर फॉर्मूला पता नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला अगर हमें निकालना है तो वो क्या होता है, वो आपका हो जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू समीशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, यानी जितना बड़ा सीरीज है, अंडर रूट ऑफ xi माइनस x बार अपॉन n का, और इसका जो है तो होल स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, यानी इसका पूरे का समीशन निकालना होता है। ठीक है, तो आपको फार्मूला पता चल गया ये। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को चलिए हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब x बार कैसे निकालेंगे, तो x बार निकालने के लिए भी फॉर्मूला होता है कि x बार बराबर हो जाता है समीशन ऑफ x अपॉन n, मतलब कि इसका पूरा का सम निकालेंगे, यानी 4 3 7 5 12, 4 3 7 7 5 12 3 15 1 16, 16/5, यानी 5 टर्म है ना, तो 16/5, यानी x बार इज इक्वल टू 16/5 आ जाएगा। ठीक है, 16/5 आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए 16/5 यानी कि अब स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू आपका हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, बड़ा सा अंडर रूट लिख देते हैं, और यहाँ से अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमें पता है कि x
बार की जो वैल्यू आई है वो आई है 16/5, ठीक है। तो यहाँ पे 3 माइनस 16/5 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस करेंगे, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा 4 माइनस 16/5 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 16/5 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से करेंगे 3 माइनस 16/5 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 16/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना लिख लिया। अब बटे में क्या करेंगे, यहाँ पे बटे में n कर देंगे। n मतलब क्या है, तो n की वैल्यू हो जाएगी 5, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब अगर आप यहाँ पे फिर लिखेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 5 या 15, 15 में से 16 घटेगा कितना हो जाएगा 1, यानी 1/25 और यहाँ 1/25। देखो ये और ये टर्म एक ही है, तो ये 1/25 प्लस 1/25 का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि अंडर रूट में आप लिखोगे 2 इंटू 1/25 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस फिर यहाँ 20 में से 16 घटेगा 4 बचेगा, ठीक है। 20 में से 16 घटेगा, 5 चौके 20 में से 16 घटेगा 4 बचेगा, यानी कि 4/5 का स्क्वायर, यानी 16/25, 16/25, यहाँ स्क्वायर हटा दो, 16/25 प्लस इसको करोगे तो 25 में से 16 घटेगा 9 बचेगा, यानी 81/25, ठीक है। 81/25 प्लस 81/25 प्लस इसको करोगे तो क्या हो जाएगा 5 में से 16 घटेगा कितना हो जाएगा 11 आ जाएगा, यानी कि 121/25 अपॉन में कर लेंगे पूरा कितना 5 कर लेंगे, ठीक है, अपॉन में 5 कर लेंगे। तो उसको अगर हम फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर क्या होगा, जो मैंने लिखा होता है जो वैल्यूज़ लिखी हुई थी उसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे फाइनली तो वह क्या आएगा, जैसे मैंने जो लिखा हुआ था स्टैंडर्ड डेविएशन में यहाँ पे वो आया था 1/25 प्लस 16/25 प्लस 81/25 प्लस 1/25 प्लस 121/25 और अपॉन में कितना था 5 था, ये पूरा का रूट था, है ना। तो अब इसको सॉल्व करेंगे आप, इसको सम कर लेंगे अगर, तो आपको मिलेगा 220/25, 220/25, ठीक है, और इंटू 5 ये अंडर रूट में, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 चौके 20 और 5 चौके 20 यानी कि इज इक्वल टू रूट में 44/25। इसको अगर आप लिखेंगे तो 4 इंटू 11/25 लिख सकते हैं, ठीक है। 4 इंटू 11/25 लिखा जा सकता है इसको, मतलब कि इसको आप 4 इंटू 11/25 और फिर इससे रूट अगर बाहर निकालेंगे तो 2/5 रूट 11, ठीक है, ये 5 है, 2/5 रूट 11 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन एक्चुअली इसके ऑप्शंस गलत दिए हुए थे, है ना, एग्जाम में भी आपका इसका ऑप्शन जो है गलत दिए हुए थे, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 2/5 रूट 11, ठीक है, 2/5 रूट 11। तो आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा, कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, फॉर्मूला आपको पता हो गया होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आपके आते हैं, तो स्टैटिस्टिक्स भी आपको पढ़ना है साथ में। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन, ज्योमेट्री में मैंने बोला था ना बेसिक चीज़ें बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए ये आपका मेंसुरेशन क्वेश्चन है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 यूनिट है, यानी कि एक क्या बोलते हैं आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका जो साइड है 4 यूनिट है, तो उसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल बताना है। तो आपको पता ही है कि फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 A² इज इक्वल टू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसमें पुट कर दीजिए वैल्यू, √3/4 इंटू A² का मतलब क्या हो जाएगा, A² यानी कि जो इसका साइड का स्क्वायर यानी कि 16 चर्चों के 16 यानी कि 4√3 इज द करेक्ट आंसर, 4√3 वर्ग यूनिट यानी स्क्वायर यूनिट, ये इसका आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, आई होप समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 15 जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका जो CP यानी कि जो क्रय मूल्य है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस है, वह X जो ऑब्जेक्ट हैं उनके सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है, उनके विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हमें क्या निकालना है, हमें बताना है कि यदि अर्जित लाभ 10% है तो X की मान बताइए, X की मान बताइए, ठीक है। कैसे होगा देखते हैं। 15 जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका जो CP है वह X ऑब्जेक्ट के SP के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे CP
बटे एस पी अगर हम कर देंगे तो सी पी बटे एस पी करेंगे तो एक्स बटे 55। यहाँ से हमें ये देखने को मिला कि जो कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य है वह एक्स है, यानी सी पी जो है एक्स है, और एस पी यानी विक्रय मूल्य जो है 55 है। तो हमें बोला है प्रॉफिट 10%, तो 10% प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कितना हुआ है यानी कि एस पी माइनस सी पी, एस पी माइनस सी पी यानी 55 माइनस एक्स बटे सी पी। हमेशा सी पी पे ही प्रॉफिट निकाला जाता है, तो सी पी कितना है, एक्स है। अगर इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू 55 माइनस एक्स, सम करेंगे तो 11x इज इक्वल टू 11x इज इक्वल टू 11x इज इक्वल टू 55, ठीक है। यानी x इज इक्वल टू कितना आ गया, x इज इक्वल टू 5 आ गया। मैंने कहाँ गड़बड़ किया है इस क्वेश्चन में, देखो 55 सी पी इज इक्वल टू एक्स इंटू एस पी आ गया, एक्स इंटू एस पी आ गया, ठीक है। अच्छा हाँ समझ में आ गया। देखो यहाँ पे 10% है, ठीक है, 10%, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10% का मतलब हो जाएगा आपका 10/100, ठीक है। यहाँ पे 10 बचेगा। अब 10 यहाँ पे जब हम ले जाएंगे तो देखो क्या होगा, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा मैंने मिस्टेक इसमें कर दिया। देखो ये सब सिली मिस्टेक्स जो एग्जाम में नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो देखो 10% का मतलब है 10/100, यहाँ कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/10, यानी कि x इज इक्वल टू 550 माइनस 10x, ठीक है। अब इसको अगर हम इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, 11x इज इक्वल टू 550। अब x की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू 50 यानी कि 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी x की वैल्यू 50, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। वहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक दादा की उम्र उसके पोते की उम्र से 5 गुना ज़्यादा है। मैंने आपको बताया था ना, एजेस के भी क्वेश्चंस आते हैं। देखिए आया है कि एक दादा है, उसकी उम्र उसके पोते की उम्र की 5 गुना ज़्यादा है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दादा और पोते की संभावित कुल उम्र का समर्थन नहीं करती है। इसमें पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो कैसे, मैं समझा रहा हूँ। दादा की उम्र, मान लो कि दादा की उम्र x है, ठीक है, नहीं पोते की उम्र मान लो कि x है, ठीक है, पोते की उम्र, तो दादा की उम्र उससे 5 गुना ज़्यादा यानी कि 5x हो जाएगी। दिमाग में आप सोच सकते हो इसको, ठीक है। तो जब पोते की उम्र अगर x है, दादा की उम्र 5x है, और इनका अगर सम आप करोगे तो ये 6x आएगा कि नहीं आएगा। मतलब कि जो उसका इन दोनों का जो एजेस का जो सम होगा, यानी इनके आयु का जो सम होगा वह हमेशा 6 का मल्टीपल होगा। अब इन ऑप्शन में अगर आप 6 का मल्टीपल ढूंढो तो सी जो है 6 का मल्टीपल है 12 छक 72, डी जो है 11 छक 66 यानी ये भी 6 का मल्टीपल है, बी जो है ये भी 12 का मल्टीपल 6 का मल्टीपल है 6 9 54 यानी 6 9 54। सिर्फ एक ऑप्शन नंबर ए ही है जो कि 6 का मल्टीपल नहीं है, मतलब कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे क्वेश्चन आप ओरली कर सकते हो, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे बोला है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 78 है और इन संख्याओं का अनुपात 2:3 है, इनका योग बताना है, ठीक है। तो 2x और 3x वो संख्या हो गई मान लो, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 6x। एलसीएम में क्या होता है कि सबसे पहले जो कॉमन होता है उसको लेते हैं, उसका मल्टीप्लाई करते हैं, जो कॉमन नहीं होते हैं उससे। तो 6x इज इक्वल टू 78 यानी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13, ठीक है। 78 6 से 13 टाइम्स में कटता है, तो x इज इक्वल टू 13 आ गया, 13 छः 78। तो अगर x इज इक्वल टू 13 आ गया और इन दोनों का सम निकालना है तो 3 और 2 का सम कितना हो जाएगा 5। तो अगर x की वैल्यू 5 आ गई, देखो x की वैल्यू अगर 5 x बोल रहा हूँ, इनका सम अगर 5 आ गया, अब 5 में अगर आप 13 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 65। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। कैसे निकाला इसको, तो देखो सिंपली यहाँ पे इसको सम अप कर दोगे तो 5x आएगा कि नहीं आएगा, यही तो हमको निकालना है। और x की वैल्यू ऑलरेडी हमने 13 निकाली हुई है, तो जब x की वैल्यू 13 पता है और इन दोनों का सम 5x है तो 5 इंटू x निकाल लेंगे, मतलब 65। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ओरली क्वेश्चन ही सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन मेरे वीडियोज़ देखे होंगे आप आराम से बना पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का, मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री से भी हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कॉस
माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है। मतलब ये कॉस माइनस 780 का मतलब क्या होगा, कॉस माइनस 780 का मतलब होगा कॉस 780। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस 2 इंटू 360, 720 प्लस 60, 720 और 60 कितना हो जाएगा, 780 हो जाएगा। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब जो क्वाड्रेंट बनेगा, देखो यहाँ से ये एक बार पूरा घूम लिया, दूसरी बार भी पूरा घूम लेगा ये, और तीसरी बार में ये जा करके फर्स्ट क्वाड्रेंट में रुक जाएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है, कॉस का सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो मैं अल्टीमेटली इसको कॉस 60 लिख सकता हूँ। और कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। कॉस 60 की वैल्यू √3/2 नहीं, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1/2। तो आपको बस क्वाड्रेंट का नॉलेज होना चाहिए और ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये बोला है कि एफ के पास नोटों की एक निश्चित संख्या है जिसका मूल्य वर्ग निम्नलिखित है। 9 नोट जो है 1 रुपये के हैं, 5 नोट 5 रुपये के हैं, 6 नोट 100 रुपये के हैं, 7 नोट 20 रुपये के हैं और 8 नोट 50 रुपये के हैं, ठीक है। और 9 नोट जो है 100 रुपये के हैं। उसके पास कुल अमाउंट बताना है कितना होगा। तो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आपको इन सब का मल्टीप्लिकेशन करके जोड़ देना है। 1 रुपये के 9 नोट का मतलब 9 रुपया, 5 रुपये के 5 नोट का मतलब 25 रुपया, उसके बाद 6 रुपये के 10 नोट का मतलब 60 रुपया, 7 रुपये के 20 नोट मतलब 20 रुपये का 7 नोट मतलब 140 रुपया, 50 रुपये के 8 नोट मतलब कि 400 रुपया, और वैसे ही 100 रुपये का 9 नोट का मतलब क्या हो जाएगा, 900 रुपया। अब इसको क्या पूरा सॉल्व करने बैठोगे, बिल्कुल भी नहीं। यूनिट डिजिट देखो, यानी कि देखो यहाँ पे 5 है, 4 है, 5 है, 3 है। तो अगर हम देख लें कि क्या यूनिट डिजिट अलग अलग, मतलब यूनिट डिजिट इसमें से कुछ मैच कर रहा है क्या, तो 9 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है और हर जगह 0 है। यानी कि जब सम करोगे तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 4 आएगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी में ही बस यूनिट डिजिट पे 4 दिख रहा है, यानी कि ये सी ऑप्शन सही होगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप सॉल्व करना ही चाहते हो तो जोड़ लो इसको। 9 5 14 का 4 हासिल 1, 2 6 8 4 12, ठीक है, 12 और 1 13 के 3 हासिल 1। फिर यहाँ जोड़ोगे अगर तो क्या हो जाएगा, 1 और 1 2 4 6 और 9 15, ठीक है। तो 1534 जो है इसका क्या आ जाएगा आपका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एग्ज़ाम में ऐसा नहीं कि पूरा सॉल्व करना होता है, आप यूनिट डिजिट्स देख करके भी डायरेक्ट आप ऑप्शन को देख करके आंसर टिक कर सकते हो। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था। हमने आज की वीडियो में 15 क्वेश्चन किए। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे जो मैं कोई वीडियो डालूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और ये सीरीज पूरा आपको देखना है, आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।